मोहनपुर नाम के गांव में काजल नाम की एक बच्ची अपने माता पिता के साथ रहती थी। उनके घर के आंगन में एक बड़ा सा केले का पेड़ था। अक्सर ही वो उस पेड़ के पास बैठकर उससे अपने दिल की बातें किया करती थी। उसे जब भी कोई बात सताती तो वो उस पेड़ के पास जाकर उससे बातें करने लगती। उस केले के पेड़ को देखकर उसे ऐसा लगता था जैसे वो सचमुच उसकी हर बात बड़े ही गौर से सुन रहा हो। गांव में उसके पिता का अपना एक छोटा सा खेत था, जिसमें वो मौसमी सब्जियां उगाकर उन्हें बाजार में बेचकर अपने घर का खर्चा चलाया करते थे। बचपन से ही काजल का रंग काला था, जिस वजह से बचपन से ही उसने अपने काले रंग के लिए बहुत ताने सुने थे। उसके पिता मदन लाल का एक छोटा भाई किशोर भी था। किशोर की बेटी का रंग बहुत ही साफ था, जिस वजह से अक्सर किशोर की पत्नी पूनम काजल को उसके रंग के लिए ताने मारा करती थी। चाची चाची, संध्या कहाँ पर है? मुझे उसके साथ खेलना है। नहीं नहीं, संध्या अभी पढ़ाई कर रही है। तू जा, वापस अपने घर चली जा और हर रोज मेरी बेटी के साथ खेलने मत आया कर। तेरे साथ रह रहकर उसका रंग भी तेरे जैसा हो जाएगा। आप ऐसा क्यों कह रही हो चाची? भगवान ने मुझे ऐसा रंग दिया है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझसे बहस मत कर और जा यहाँ से। पूनम काजल को वहां से भगा देती है, लेकिन काजल को उसकी बातों का बहुत बुरा लगता है। वो अपने घर पर आकर अपनी माँ को यह सारी बात बताती है। माँ, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? मेरे इस रंग की वजह से कोई भी मुझसे ठीक तरीके से बात नहीं करता। अब तो मेरे रंग की वजह से चाची मुझे संध्या के साथ खेलने भी नहीं देती। चाची कहती है अगर संध्या मेरे साथ खेलेगी तो उसका रंग भी मेरे जैसा हो जाएगा। बेटा, अगर ऐसी बात है तो तू वहाँ पर मत जाया कर। ना जाने पूनम को मेरी बच्ची से ऐसी बातें कहकर आखिर क्या मिलता है। कुछ दिन बाद काजल के जन्मदिन का दिन आता है तो उसकी माँ सविता आस पड़ोस के लोगों को उसके जन्मदिन की छोटी सी पार्टी करने के लिए घर पर बुलाती है। काजल ने अपने जन्मदिन पर पिंक कलर का फ्रॉक पहना हुआ था। तभी पड़ोस की एक औरत उसे देखकर बोलती है, अरे ये तुमने इस लड़की को क्या पहना दिया है? एक तो इसका रंग पहले से ही इतना काला है, ऊपर से इस गुलाबी रंग के फ्रॉक में ये और ज्यादा काली लग रही है। अगर यही फ्रॉक संध्या ने पहना होता तो वो इसमें कितनी अच्छी लगती। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं शारदा दीदी? कम से कम आज तो मेरी बेटी से ऐसी बातें मत कहिए। वो पहले ही आप सबकी बातें सुनकर इतनी परेशान रहती है। थोड़ा तो सोचकर बोलिए। अरे भाई, क्या हो गया? कह दिया तो। शारदा दीदी ने कुछ झूठ थोड़ी ना बोला है। अब आपकी बेटी काली है तो उसे काली ही कहेंगे ना। काजल के जन्मदिन के दिन भी हर कोई उसे बार बार ऐसी बातें कहकर उसका मूड खराब कर देता है। काजल बिना केक काटे ही रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। रुला दिया ना मेरी बच्ची को। अगर आप उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम कुछ बुरा तो मत कहिए। आपने तो मेरी बेटी को परेशान कर दिया है। हे भगवान, हमने तुम्हारी बेटी को 2 बात क्या कह दी? तुम तो हमारे सर पर ही चढ़कर बैठ गई। अच्छा होता कि हम लोग तुम्हारे घर आते ही ना। सच कहा आपने। अगर आप ना ही आते तो ही अच्छा होता। कम से कम मेरी बेटी के जन्मदिन वाले दिन वो रोती तो नहीं। सविता उन लोगों को बहुत सुनाती है और कमरे में जाकर अपनी बेटी को चुप करवाती है, लेकिन आए दिन हर कोई उसे उसके रंग के लिए ताने देता रहता। काजल का पूरा बचपन इसी तरह बीत गया। अब उसकी शादी की उम्र हो चली थी। उसके घर वालों ने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया था, लेकिन जब भी कोई उसे देखने आता वो सिर्फ उसके रंग को देखकर उससे शादी करने के लिए मना कर देता। अरे बहन जी, अगर हमें पता होता कि आपकी बेटी ऐसी दिखती है तो हम तो कभी इसे देखने आते ही नहीं। खामखा यहाँ पर आकर हमारा समय बर्बाद हो गया। मैं तो कहती हूँ इसके लिए लड़का देखना छोड़ ही दो आप, क्योंकि कोई ढंग का लड़का इससे शादी नहीं करेगा। बस बहुत हो गया बहन जी, मैं आपको कुछ कह नहीं रही। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मन में जो भी आएगा आप वो मेरी बेटी को कहती जाओगी। अरे आप क्या मेरी बेटी को शादी के लिए मना करोगी? मैं आप जैसी घटिया सोच वाले लोगों के घर में वैसे भी अपनी बेटी की शादी नहीं करवाऊंगी। अरे अरे, जरा तेवर तो देखो इनके। बेटी कोयले की खान जैसी है और चेहरे पर घमंड तो देखो इनके। आप अभी के अभी हमारे घर से चले जाइए। मैं अपनी बेटी के बारे में अब एक और शब्द भी नहीं सुनूंगी।
हाँ हाँ, जा ही रहे हैं, हमें भी यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं। सोच कर आए थे क्या और हुआ क्या? ये तो वही बात हो गई, खोदा पहाड़ और निकला काला कोयला। चलो बेटा, चले यहाँ से। उन लोगों की बातें सुनकर काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसे परेशान करने के लिए उसकी चाची पूनम अपनी बेटी संध्या के साथ उनके घर आ जाती है। क्या हुआ सविता दीदी, इस बार भी लड़के वाले शादी के लिए मना कर गए क्या? देखो पूनम, इस वक्त मेरा तुमसे उलझने का बिल्कुल भी मन नहीं है, इसलिए अभी के अभी चले जाओ यहाँ से। ये तो हद ही हो गई है, मैं तो बस आपसे सीधी सीधी बात पूछ रही थी, बिना कुछ कहे ही चढ़ी जा रही हो। अरे जाने दो ना माँ, तुम देख रही हो ना ताई जी का मूड कितना खराब है। लगता है आज इसके रंग की वजह से फिर से कोई इसे मना कर गया। काजल बहन, मेरी बात मान, तो तू प्लीज प्लास्टिक सर्जरी करवा ले। शायद उसके बाद कोई लड़का तुझसे शादी के लिए हाँ बोल दे, क्योंकि ऐसी शक्ल के साथ तो दुनिया का कोई भी लड़का तुझसे शादी नहीं करेगा। बस बहुत हो गया, बहुत सुन ली मैंने सबकी बातें। भगवान ने मुझे काला रंग दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका जो मन करेगा मुझे बोलकर चला जाएगा। भूलो मत संध्या कि भगवान इंसान के हर कर्म का हिसाब लेता है। तुम आज जो मेरे रंग का इतना मजाक उड़ा रही हो ना, कल को ऐसा ना हो कि तुम्हारा रंग भी ऐसा ही हो जाए और पूरी दुनिया मेरी जगह तुम्हारा मजाक उड़ाना शुरू कर दे। अरे अरे अरे, बेचारी बौखलाकर कुछ भी बोले जा रही है। मेरी बात जरा गौर से सुनो। तुम खुद को मुझसे कंपेयर करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि जहाँ तुम कोयले की तरह काली हो ना, वहीं मेरा रंग दूध की तरह सफेद है। हर कोई मेरी खूबसूरती की तारीफ करता है। पूरे गांव में मुझ जैसी सुंदर लड़की कोई और नहीं, और तुम हो कि खुद की तुलना मुझसे कर रही हो। मेरे पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो तुम। तुम्हें जो बोलना था तुमने वो बोल लिया ना, अब चली जाओ हमारे घर से। मैं तुम्हारे मुंह से एक और शब्द भी नहीं सुनना चाहती। उन सब की बातों से काजल के दिल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है। वो देर रात को घर में सबके सोने के बाद अपने आंगन में उगे केले के पेड़ के पास जाती है और उससे बातें करने लगती है। केले के पेड़, एक तुम ही हो जिससे मैं अपने दिल की हर बात बताती हूँ। कुछ बातें तो मैं अपनी माँ को भी नहीं बता सकती, लेकिन तुम्हें बता सकती हूँ। तुम ही बताओ, क्या काला होना गुनाह है? हर कोई मुझे मेरे काले रंग के लिए ताने देता है। अगर काला रंग इतना ही बुरा है तो भगवान ने मुझे काला बनाया ही क्यों? इससे अच्छा होता कि धरती पर मेरा जन्म ही ना होता। मैं सब लोगों से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मेरे रंग की वजह से कोई मुझसे शादी भी नहीं करना चाहता। संध्या, जो कहने को मेरी चचेरी बहन है, वो सबसे ज्यादा मेरे काले रंग का मजाक उड़ाती है। मैंने बचपन से हमेशा उसे अपनी सगी बहन की तरह प्यार किया, लेकिन उसने हमेशा मेरे दिल को ठोस पहुंचाई। आज मेरा दिल बहुत दुखी है। चुप हो जाओ काजल, मैं तुम्हें इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता। अरे, ये आवाज कहाँ से आई? यहाँ तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। ये मैं हूँ जादुई केले का पेड़। तुम हमेशा मुझसे अपने दुख सुख को बांटती हो। मैं बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी हर परेशानी सुनता आया हूँ, लेकिन आज तुम्हें इस तरह रोते हुए देखकर मुझसे रहा नहीं गया। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे बात करूं, शायद तुम्हारा मन थोड़ा सा हल्का हो जाए। तुमसे बात करके मेरा मन हल्का तो होता है, लेकिन मेरे दिल का बोझ नहीं उतरता। हर सुबह जब उठती हूँ तो कोई ना कोई मुझे मेरे रंग के लिए ताने दे ही देता है। काश मेरा ये काला रंग हमेशा के लिए गोरे रंग में बदल जाता, तो कोई भी मुझे इस तरह ताने नहीं दे पाता। काजल, तुम दिल की बहुत साफ लड़की हो। तुम्हें मैं आज एक राज की बात बताता हूँ। मेरे पेड़ पर उगने वाले केले जो भी खाता है, उसका बाहरी आवरण उसके अंतर्मन जैसा हो जाता है। मैं तुम्हें अपने पेड़ का जादुई केला देता हूँ, तुम इसे खा लो। काजल जैसे ही जादुई केले के पेड़ से टूटे हुए जादुई केले को खाती है, वैसे ही उसका रंग बिल्कुल गोरा हो जाता है। तभी संध्या उसे अपने आंगन से छुपकर देख रही होती है, तो वो काजल का रंग गोरा हुआ देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है। बाप रे बाप, ये कैसा चमत्कार है! अगर ये जादुई केला खाने से ये काली कल्लो इतनी गोरी हो सकती है, तो मैं तो बिल्कुल एक परी जैसी बन जाऊंगी। मैं भी जाकर उस पेड़ का एक केला खा लेती हूँ। संध्या जादुई केले के पेड़ के पास जाकर उसे एक केला मांगती है, तो जादुई केले का पेड़ उसे एक केला दे देता है।
लेकिन संध्या जैसे ही उसे खाती है तो उसका रंग बिल्कुल काला हो जाता है, क्योंकि जादुई केला इंसान के बाहरी आवरण को उसके अंतर्मन जैसा कर देता है। संध्या दिल से बहुत काली थी, इसलिए जादुई केले ने उसके रंग को बिल्कुल काला कर दिया। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरा रंग इतना काला कैसे हो गया? कोई मुझे ठीक करो, मैं इस रंग के साथ नहीं रह सकती। अपने रंग को देखकर संध्या रोने लगती है। तभी उसकी आवाज सुनकर काजल बाहर आंगन में आ जाती है। अरे संध्या, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा रंग इतना काला कैसे हो गया? मैंने तुम्हें अपने आंगन से इस पेड़ का केला खाते हुए देखा था। मैंने देखा कि तुम इसे खाकर बिल्कुल गोरी हो गई, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी इसे खाऊं। लेकिन जैसे ही मैंने इसे खाया, मेरा रंग ऐसा हो गया। तुम मेरी मदद करो ना, मैं ऐसे रंग के साथ नहीं रह पाऊंगी। हर कोई मेरा मजाक उड़ाएगा। क्या हुआ संध्या? जब आज तुम्हारा खुद का रंग काला हुआ तो तुम्हें लोगों के तानों की इतनी चिंता सताने लगी? तुम बचपन से काजल को उसके रंग के बारे में न जाने क्या क्या कहती रही। कभी तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी ऐसी बातों से उसके मन पर क्या बीतती होगी। मेरे पेड़ के ये जादुई केले इंसानों को उसके अंतर्मन जैसा बना देते हैं। तुम्हारा दिल इतना काला है जिस वजह से इसे खाकर तुम भी खुद वैसी ही हो गई हो। असल में तुम अंदर से जैसी हो, अब बाहर से भी वैसी ही हो गई हो। मुझे माफ कर दो काजल, मुझे माफ कर दो जादुई केले के पेड़। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे काजल के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। जादुई केले के पेड़, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम मेरी बहन संध्या को फिर से पहले जैसा बना दो। मैं नहीं चाहती कि लोगों के जो ताने बचपन से मैंने सुने, वही ताने मेरी बहन को भी सुनने पड़े। तुम प्लीज उसे ठीक कर दो, प्लीज। ठीक है काजल, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसीलिए मैं तुम्हारी ये बात मान रहा हूँ। काजल की बात सुनकर जादुई केले का पेड़ संध्या को फिर से पहले जैसा बना देता है। उस दिन संध्या को अपनी गलती का एहसास होता है। अपने नेक दिल की वजह से काजल अब संध्या से और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और एक बहुत ही अच्छे लड़के के साथ उसकी शादी भी हो जाती है। रवि एक घमंडी और लालची आदमी था। वो हमेशा दूसरों को देखकर जलता था। वो किसी को भी कभी खुश नहीं देख सकता था। ऐसे ही एक शाम रवि की पड़ोसन आरती खुशी खुशी हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर आती है और रवि और उसकी पत्नी ज्योति को मिठाई देते हुए कहती है, अरे ज्योति बहन, रवि भाई साहब, कहाँ हैं आप दोनों? अरे जरा यहाँ तो आइए और अपना मुंह मीठा कीजिए। क्या बात है बहन जी, मुंह मीठा किस खुशी में? अरे वो दरअसल बात ये है कि मेरे पति ने आज 4 व्हीलर गाड़ी खरीदी है। हमारे पूरे खानदान में ये पहली कार है। हम धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं। इसी खुशी में मैं और मेरे पति हम दोनों मिलकर पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट रहे हैं। अरे भारती बहन, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान करे कि आप ऐसे ही दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करें और मैं एक नहीं बल्कि 2-2 मिठाइयाँ खाऊंगी। हाँ हाँ बहन जी, 1-2 मिठाई से काम नहीं चलेगा, हमें तो पूरा डिब्बा चाहिए। अब जब आपने इतनी महंगी गाड़ी खरीद ही ली है तो ये 2 लड्डू की कंजूसी क्या ही करना। आप एक काम करो, अभी पूरा डब्बा हमें ही दे दो। अच्छा जी, कोई बात नहीं, आप ही पूरा डब्बा रखें। अभी घर में 10-12 डब्बे और रखे हुए हैं। वैसे 1 हफ्ते बाद हम अपने घर में एक पूजा करवाना चाहते हैं, तो आप लोग पूजा में जरूर आइएगा। जी बहन जी, जरूर आएंगे। अच्छा ठीक है जी, अब मैं चलती हूँ। बाकी लोगों को भी तो मिठाइयाँ देनी है ना। चेहरे पर नकली हंसी लेकर रवि मन ही मन आरती की तरक्की देखकर जलने लगता है और उसके जाते ही बोलता है, अरे आग लगे इसकी गाड़ी में, मिठाई बांट के हमारे जले पर नमक डालने की कोशिश कर रही है ये औरत। भगवान भी न जाने क्यों ऐसे ही लोगों को तरक्की देता है। तभी उसकी पत्नी उसे समझाती है और कहती है, अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता भी है दोनों पति पत्नी ने मिलकर कितनी मेहनत की है, तब जाकर उनके घर में गाड़ी आई है। और आप है कि कह रहे हैं कि आग लगे उनके गाड़ी में। हमें कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं कहना चाहिए। देखो अब तुम ज्यादा मत बोलो, मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ। मुझे तुम्हारे जैसा अच्छा बनने का कोई शौक नहीं है। देखो, बात यहाँ अच्छे और बुरे की नहीं है। बात ये है कि आप अपने मुंह से कभी किसी के लिए उल्टे शब्द का इस्तेमाल मत करो।
वो बेचारी हमारे साथ अपनी खुशी बांटने आई थी, तो कम से कम उसके बारे में अच्छा बोलो। देखो, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं। मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूंगा। मैंने तुमसे एडवाइस नहीं मांगी है। रवि को गुस्सा आता है और वो वहां से अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही रात के करीबन 3 बजे मोहल्ले में बहुत शोर हो रहा था। तभी ज्योति की आंख खुलती है और वो खिड़की खोल कर देखती है कि आरती की गाड़ी में आग लगी हुई है। आसपास के लोग उसकी गाड़ी में लगी हुई आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। तभी आरती भागते हुए रवि के पास जाती है और कहती है, अरे रवि उठो, अरे देखो ना, आरती बहन की नई गाड़ी में आग लग गई है। हे भगवान, आखिर ये सब कैसे हुआ? रवि उठो ना जल्दी। अरे अगर उसकी गाड़ी में आग लग गई तो मैं क्या करूं? और अच्छा ही हुआ उसकी गाड़ी जल गई। छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उन दोनों पति पत्नी ने कितनी मेहनत से वो गाड़ी खरीदी थी और न जाने किसकी बुरी नजर लग गई। अरे जल्दी चलो, एक पड़ोसी होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके दुख की घड़ी में उनके साथ रहे। ज्योति रवि के साथ आरती के घर जाती है। आरती और उसके पति कृष्ण का रो रो कर बुरा हाल था। हे भगवान, आखिर किसको मेरे घर की खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही है? आखिर किसने ऐसा बुरा काम किया है? भगवान, उसको कीड़ों की मौत मारना। अच्छा नहीं किया जिसने भी ये किया है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रवि मार्केट से सब्जी लेकर घर वापस आ रहा था। तभी रास्ते में उसे अपना पुराना दोस्त विजय मिलता है। विजय को देखकर रवि बहुत खुश होता है और बोलता है, अरे विजय, क्या बात है? बहुत सालों बाद तू यहाँ क्या कर रहा है? और अचानक से कहाँ गायब हो गया था तू? अरे भाई, तुझे तो पता ही है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है और अब इस छोटे से शहर में रहने का क्या ही मतलब बनता है। इसीलिए मैं अपनी फैमिली के साथ मुंबई में शिफ्ट हो गया हूँ। अब मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। और बता, तू क्या कर रहा है? वैसे अभी जो तेरी हालत है उसे देखकर यह अंदाजा लगाना बहुत आसान है कि तू अभी भी वही प्राइवेट नौकरी कर रहा है। अरे भाई, मेरी छोड़ और ये बता कि तू यहाँ कितने दिन रुकने वाला है? यही कुछ 1 हफ्ता। इस शहर में हमारी जो प्रॉपर्टी है उसे बेचने आया हूं मैं, ताकि इस शहर से हमारा कोई लेना देना ना रहे। अच्छा चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ। रवि को मन ही मन गुस्सा आ रहा था। सरकारी नौकरी लग गई है और मुंबई में शिफ्ट हो गया है, तो इसका क्या मतलब? कहीं का राजा रईस चंद है क्या? कोई बात नहीं, अभी भी 1 हफ्ता तो यही है। तुझसे तो अच्छा बदला लूंगा। ऐसे ही एक रात विजय सड़क पार कर रहा था। तभी एक बाइक सवार अपना चेहरा छुपाए बहुत तेजी से बाइक लेकर आता है और विजय को एक जोरदार टक्कर मार देता है, जिसके बाद विजय सड़क पर बेहोश होकर पड़ा था। तभी एक ट्रक सामने से आती है और वो भी विजय के एक पैर को कुचल देती है। आसपास के लोग उसे अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं, लेकिन इस एक्सीडेंट से विजय हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है। ऐसे ही रात को रवि अपने घर आता है और वो बहुत ज्यादा खुश था। उसे इतना खुश देखकर उसकी पत्नी बोलती है, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। ऐसा क्या करके आए हो जिसमें तुम्हें इतनी खुशी मिल रही है? अरे तुम्हें नहीं पता आज मैंने क्या किया है। मेरा बहुत पुराना दोस्त विजय मुझे अपनी तरक्की का घमंड दिखा रहा था। आज मैंने उसका घमंड तोड़ दिया। क्या किया तुमने? मैंने जो भी किया है बहुत सही किया है। खैर, जल्दी से मेरे लिए खाना बना दो, भूख लग रही है बहुत ज्यादा। ज्योति दाल और चावल रवि के आगे परोस देती है और दाल चावल देखकर रवि बोलता है, अरे ये क्या, घर में सब्जी नहीं है? क्या देख रहा हूँ? कुछ दिनों से तुम बार बार दाल चावल बना रही हो। अगर तुम्हें दूसरों से जलने से फुर्सत मिले तब तो पता चलेगा ना कि घर में राशन नहीं है और तुम 15 दिनों से काम पर नहीं जा रहे हो। दूसरों की तरक्की देखकर तुम्हें बहुत जलन होती है, लेकिन उस तरक्की के पीछे की हुई मेहनत नजर नहीं आती। और एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान दूसरों से जलता है ना, वो जीवन में कभी तरक्की नहीं करता। अभी जो बना है वो चुपचाप खा लो। ऐसे ही अगली सुबह रवि किसी काम से कहीं जा रहा था। तभी उसकी नजर एक खेत में जाती है जहां बहुत सारे बैंगन हो रखे थे। बैंगन देखकर रवि मन ही मन कहता है, जिसका भी ये खेत है, इस खेत का मालिक बड़ा ही खुश रहता होगा, क्योंकि इसके खेत में बहुत ही सुंदर सुंदर बैंगन लगे हुए हैं।
एक काम करता हूँ, इसके सारे बैंगन को तहस नहस कर देता हूँ। जब मुझे इस दुनिया में खुश रहने का अधिकार नहीं है तो मैं किसी को भी खुश नहीं रहने दूंगा। इस खेत का मालिक यहाँ आए उससे पहले ही मुझे कुछ करना होगा। रवि बैंगन के खेत में घुस जाता है और अपने पैर से सारे बैंगन और उसके पौधों को कुचलने लगता है। तभी उसकी नजर एक अनोखे काले बैंगन पर पड़ती है। वो जैसे ही उस काले बैंगन पर पैर रखने जाता है तभी वो काला बैंगन धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा कि रवि उसके आगे छोटा नजर आ रहा था। तभी वो काला बैंगन रवि को देखकर जोर जोर से हंसता है और बोलता है, तू जैसा इंसान तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। अरे बहुत घटिया किस्म का आदमी है तू। आज तुझे मैं तेरे किए की सजा देकर ही रहूंगा। बहुत लोगों के साथ तूने बुरा किया है। अरे कौन हो तुम और मुझसे इस तरह की बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं एक जादुई काला बैंगन हूं और मुझे पता है तुम्हारे बारे में। तुम यहां अपने आप नहीं आए हो, बल्कि मैंने खुद तुम्हें यहां बुलाया है, क्योंकि तुम एक नंबर के जल कुकड़े इंसान हो। दूसरों की तरक्की देखकर तुम्हें बहुत जलन होती है। तुम्हें ये सब पता भी है तो तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, और मैं कभी भी किसी इंसान को खुश नहीं देख सकता, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत ही दुख और कष्ट सहे हैं। मुझे अच्छे से पता है, आरती की गाड़ी तुमने ही जलाई थी। अपने दोस्त विजय का एक्सीडेंट तुमने ही किया था, क्योंकि तुमसे इन लोगों की तरक्की सही नहीं जा रही थी। आखिर क्या बिगाड़ा था इन्होंने तुम्हारा? तुमने जो किया उसकी सजा अब मैं तुम्हें देकर रहूंगा। इतना बोलकर जादुई काला बैंगन अपनी जादुई शक्ति से रवि के ऊपर आग का गोला फेंकने लगता है। ये सब देखकर रवि घबरा जाता है और वो हाथ जोड़कर जादुई काले बैंगन से अपनी गलतियों की माफी मांगता है और कहता है, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं हमेशा दूसरों से जला करता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्यों तरक्की नहीं कर पा रहा, इसीलिए मैं दूसरों की तरक्की ही छीन लेता था। लेकिन तेरी वजह से एक निर्दोष अपाहिज हो गया। जो इंसान किसी की तरक्की को देखकर जलता है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन मैंने आरती और विजय के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं और वादा करता हूं कि मैं कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा। क्या तुम्हारे माफी मांग लेने से विजय का पैर ठीक हो सकता है? उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे तुम ठीक कर सकते हो? ये सुनकर रवि की बोलती बंद हो जाती है। तभी जादुई काला बैंगन रवि को अपाहिज बना देता है और बदले में विजय को ठीक कर देता है। लो, तुमने जो किया उसकी सजा मैंने तुम्हें दे दी। अब तुम अपाहिज बनकर रहोगे जैसे विजय था। इतना बोलकर जादुई काला बैंगन वहां से चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ रवि को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो बहुत बुरी तरह से रोने लगता है